Good morning, everyone. This is Anmol Raika, and the topic that we are going to discuss today is figures of speech. देखिए कोर्स BEGLA 137 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैक्सिमम जितनी कवर की जा सकती थी मैंने उतनी फिगर्स ऑफ स्पीच को कवर किया है। सबसे पहले हम सिमिली से स्टार्ट करते हैं। एंड बचपन में अगर 9 11 12 तक आपने इंग्लिश को स्टडी करा है तो आपको ये फिगर ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा पता होगा कि इसमें दो अलग अलग चीजों को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे हर चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, हर स्माइल वॉज ब्राइट एज द सन। ठीक है, तो कंपैरिजन जो है वो सन के साथ किया गया है। देखिए खास बात सिमिली की ये है, इसकी पहचान के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लाइक और एज वर्ड्स को ध्यान में रख सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में लाइक और एज वर्ड का यूज किया जा रहा है और कंपैरिजन आपको साफ साफ दिख रहा है तो वो सिमिली है। ठीक है, अब बात की जाए इसके बारे में, अगर जैसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिस्क्राइब एनी ऑफ दीज फिगर्स ऑफ स्पीच, तो आप सिमिली को डिफाइन करने के लिए आप बोल सकते हो कि कंपैरिजन है टू डिफरेंट थिंग्स का। दो आइडेंटिफिकेशन के लिए वर्ड्स आप याद रख लो, लाइक और एज। उसके अलावा आप बोल सकते हो कि ये विविड इमेजरी प्रोवाइड करता है। इमेजरी मतलब क्या होता है कि आपको एक तरीके से सेंसेशन प्रोवाइड कर रहा है, आपको एक थोड़ा सा महसूस कराने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो अगर आपको कह दिया जाए कि उसकी स्माइल बहुत ब्राइट है तो आपको इतना क्लियर कट एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए एज ब्राइट एज सन, ठीक है, सन की तरह ब्राइट है, तो आपको थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओगे आप कि हाँ उसकी स्माइल सच में वाकई में काफी इंपैक्टफुल होगी, इसका मतलब। ठीक है, तो ये थोड़ी विविड इमेजरी प्रोवाइड की जाती है, डिस्क्रिप्शन को थोड़ा डेप्थ में ले जाते हैं हम सिमिली के दौरान। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सिमिली के बारे में बस इतना ही खास ध्यान हमें रखना है कि है क्या, और उसके अलावा एग्जाम्पल ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, उसके अलावा मेटाफर, मेटाफर में भी सिमिलर चीज है। जैसे सिमिली में था कि दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है, इसमें भी दो चीजों को कंपेयर किया जाएगा, लेकिन वो दो चीजें हो सकता है बिल्कुल अनरिलेटेड हो। ठीक है, पहली चीज तो ये कि अनरिलेटेड चीजों को कंपेयर किया जाता है। दूसरी चीज, लाइक और एज का इसमें आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा। कोई भी सेंटेंस में अगर लाइक और एज है तो वो सिमिली है, अदरवाइज वो मेटाफर है। ठीक है, अब मेटाफर में क्या होता है कि दो अनरिलेटेड चीज होती है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। टाइम इज अ थीफ, ठीक है, समय जो है वो एक चोर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, समय और चोरी का कोई आपस में वैसे रिलेशन नहीं है, लेकिन ये काफी डीप होता है। जब भी हम मेटाफर यूज करते हैं तो वो थोड़ा डीप होता है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट होता है, दोनों चीजों का आपस में कोई कंटेक्चुअल रिलेशन नहीं है। बट क्या हो रहा है, हम उसको यूज कर रहे हैं और उससे डीपर अंडरस्टैंडिंग मिल रही है रीडर को। ठीक है, अब रीडर को समझ में आ रहा है कि टाइम जो है वो चोर है। चोरी किसकी कर रहा है वो चोरी कर रहा है हमारे लाइफ में से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को वो चुरा रहा है। इट इज स्टीलिंग प्रीशियस मोमेंट्स फ्रॉम आवर लाइफ। ठीक है, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो हमारी लाइफ को ही चुरा रहा है। ठीक है, धीरे 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 वो हमसे हमारी लाइफ को छीनता जा रहा है। ठीक है, सो टाइम इज अ थीफ। ठीक है, यहां से आपको मेटाफर समझ में आ गया होगा कि टाइम को एक चोर के साथ कंपेयर किया गया है। दोनों अनरिलेटेड चीजें हैं लेकिन स्टिल वो कंपेरेबल हैं। ठीक है, लाइक और एज का यूज नहीं हुआ है। आई होप आपको मेटाफर समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सिनेक डोकी। सिनेक डकी या डोकी ऐसा कुछ होता है, प्रोनाउंसिएशन मेरे को क्लियर नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो सिनेक डोकी क्या है, इसमें ये होता है कि हम रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर तो हम ये बोलेंगे कि पूरे का नाम लेंगे, एक होल का नाम लेंगे, लेकिन वो होल जो है वो किसी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। या फिर हम पार्ट के बारे में बोलेंगे लेकिन वो होल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। दो चीजें हैं, पार्ट के बारे में बोलेंगे वो होल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या फिर होल के बारे में बोलेंगे और वो पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों के एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम पार्ट के बारे में बोलेंगे लेकिन वो होल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एक बिगर पिक्चर को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑल हैंड्स ऑन डेक। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दे रखा है। अब हैंड क्या है, हमारी बॉडी का एक पार्ट है। ठीक है, तो अगर मान लो शिप का कैप्टन बोलता है
ऑल हैंड्स ऑन डेक, ठीक है, तो वो सिर्फ हाथ थोड़ी मांग रहा है, वो तो आपको बोल रहा है ऑल हैंड्स, मतलब सारे आदमी, सिर्फ हैंड्स की बात नहीं कर रहा है, वो हैंड एक पूरे आदमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक पार्ट है बॉडी का, लेकिन वो पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो ये तो हो गया आ पार्ट रिप्रेजेंटिंग द होल बॉडी, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं कहूं द नेशन वॉन द मेडल, ठीक है, या इंडिया वॉन द मेडल, तो हम बात कर रहे हैं पूरे होल की, पूरा होल कंट्री, पर क्या हर एक बंदा मेडल जीता था? नहीं, कुछ स्पेसिफिक एथलीट्स थे, कुछ पर्टिकुलर एथलीट्स थे जो मेडल जीते, और हमने पूरे देश का नाम लिया। द होल इज प्रेजेंटिंग रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट, ठीक है, तो दोनों एग्जांपल मैंने आपको समझा दिए, अ पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग द होल एंड द होल इज रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट, तो सिनेक्डोकी में ये होता है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं मेटोनिमी की। अब मेटोनिमी क्या होता है कि हम डायरेक्ट किसी वर्ड को यूज, डायरेक्ट किसी टर्म या वर्ड को यूज ना करके उससे एसोसिएटेड, ठीक है, नेम ऑफ समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विद, उससे मिलती जुलती किसी और टर्म का हम यूज कर देंगे, ठीक है, इससे क्या है, थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, सुनने में अच्छा लगता है, डेप्थ मिलती है और मीनिंग ऑफ डिस्क्रिप्शन मिलता है, ठीक है। हमें, हाँ देखिए, डेफिनेशन एक्चुअल में वो क्या है ये भी समझना है, लेकिन उसके बारे में कुछ कुछ की पॉइंट्स भी हमें पता होनी चाहिए कि पेपर में अगर आएगा तो लिखना क्या है, मेन बात है हमें लिखना आना चाहिए उसके बारे में, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमें पता होता है सिमिली क्या है, लेकिन पेपर में जब लिखने को आता है तो हमें लाइक और एज ये वर्ड ऐसे आमने सामने घूम रहे होते हैं, एग्जैक्ट क्या सेंटेंस लिखना है या वो उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका यूज क्या है, ये सब हमें नहीं पता होता। तो आई होप आपको ये जो नोट्स हैं, ये जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो ये नोट्स आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखना है, ठीक है। हाँ, तो मेटोनमी पे कंटिन्यू करते हैं हम। तो मेटोनमी क्या है, डायरेक्ट टर्म को यूज ना करके उससे मिलती जुलती एसोसिएटेड टर्म को यूज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, द व्हाइट हाउस इश्यूड अ स्टेटमेंट, ठीक है, एक व्हाइट हाउस आप समझते हैं, ठीक है, अमेरिका में है व्हाइट हाउस, उसने कोई स्टेटमेंट इशू करी। अब देखिए, एक्चुअल में व्हाइट हाउस तो कोई स्टेटमेंट इशू नहीं करता, वहां के जो यूएस प्रेसिडेंट है या वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही रिप्रेजेंट करती है। तो हमें हमने ये बोलने की जगह कि यूएस प्रेसिडेंट इशूड अ स्टेटमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इशूड अ स्टेटमेंट, हमने उससे मिलता जुलता क्या बोल दिया, हमने बोल दिया व्हाइट हाउस इशूड अ स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि करेक्ट है बट इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो एक इनडायरेक्ट रेफरेंस हमें देखने को मिलता है किसी भी टर्म का, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको मेटोनमी भी समझ में आया होगा, मेटोनमी, ठीक है। अब बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन। आई थिंक इसके नाम से ही काफी लोगों को पता होता है पर्सोनिफिकेशन क्या है, बट जस्ट टू बी क्लियर, आपको अगर नहीं पता है तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, किसी भी एक नॉन ह्यूमन थिंग, ठीक है, या नॉन लिविंग थिंग को हम एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करने लगते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। अब विस्पर्ड का मतलब होता है कुछ कुछ कानों में फुसफुसाना, ठीक है, तो अब विंड जो है वो फुसफुसा रही है। अब एक्चुअल में वो तो ये चीज ह्यूमन ही कर सकते हैं, बट यहाँ पे विंड को हम ऐसा करता हुआ दिखा रहे हैं। अच्छा, नॉन ह्यूमन थिंग इसलिए बोला गया, एक्चुअल में नॉन लिविंग थिंग का हमने इसलिए यूज नहीं करा क्योंकि जैसे डॉग है, ठीक है, वो नॉन ह्यूमन थिंग है, उसको भी हम ह्यूमन की तरह ट्रीट कर देते हैं कभी कभार पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, या बर्ड्स को, ठीक है, या किसी भी नॉन ह्यूमन थिंग को हम ह्यूमन की तरह ट्रीट करने लगते हैं, तो नॉन लिविंग की जगह आप नॉन ह्यूमन थिंग लिखिएगा, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, और ये अब ऑब्वियसली ये किसके लिए है, ताकि एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट को तुम थोड़ा इमोशनल कनेक्शन दो, ठीक है, एक इमेजरी, विविड इमेजरी प्रोवाइड करिए। देखिए ये विविड इमेजरी ना पॉइंट बहुत आता है, क्योंकि फिगर्स ऑफ स्पीच का हम यूज करते हैं एक जैसे किसी भी विविड इमेजरी का मतलब ये है कि हम एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं इस तरीके का कि इंसान उसकी इमेज मन में बना पा रहा है, उसको सोच पा रहा है, इमेजिन कर पा रहा है, ठीक है। तो विविड इमेजरी, बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीचेस हैं जो कि ये काम करते हैं, विविड इमेजरी प्रोवाइड करने का। ऑलराइट,
तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी समझ लिया, हमने डेफिनेशन भी समझ ली। आई होप आपको पर्सोनिफिकेशन क्लियर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल जरूर पढ़ के जाइएगा। वहां पे अगर आपको एग्जाम्पल खुद बनाने पड़ रहे हैं तो हो सकता है आप बना लो, इजी है, बट हो सकता है आप भूल जाओ एट अ टाइम, हो सकता है पेपर प्रेशर में आपको याद ना हो, तो एग्जाम्पल याद करिए। आयरनी, आयरनी तो ये होता है कि हिंदी में शायद विडंबना बोलते हैं इसको, कि एक तरीके का ह्यूमर प्रोवाइड करता है ये फिगर ऑफ स्पीच। ये जो है कैसे ह्यूमर प्रोवाइड कर रहा है, दो कॉन्ट्रास्टिंग थिंग होंगी, ठीक है, उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे मान लो आपने एक्सपेक्ट कुछ किया लेकिन रियलिटी कुछ निकली, ठीक है, तो ये हो गया आयरनी। अब जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। नॉर्मली क्या होता है कि हम बोलते हैं अगर आप सच बोलोगे तो आपके साथ सही ही होगा, लेकिन हो सकता है रियलिटी में आप सब कुछ काम सही करते चले गए लेकिन फिर भी आपका काम कुछ बिगड़ जाए। तो ये आयरनी होगी एक तरीके की। ठीक है, ये आपकी एक्सपेक्टेशन थी सच बोलूंगा सही काम करूंगा तो सही ही होगा, लेकिन हो गया उल्टा, कॉन्ट्रास्टिंग चीज हो गई। ठीक है, तो ये हो गया ह्यूमर प्रोवाइड करने के लिए। कई बार स्टोरीज में, पोएम्स में आयरनी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या है, मान लो कुछ भी गलत हो जाता है, ठीक है, और वन ऑफ द कैरेक्टर्स जो भी कहानी में है और वो चिल्लाता है ओ ग्रेट। ठीक है, अब नॉर्मली ओ ग्रेट बोला जाता है जब कुछ अच्छा हो जाए, ग्रेट, वाह कुछ अच्छा हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे ओ ग्रेट वो कब बोल रहा है, जब कुछ गलत हो गया। तो एक्सपेक्टेशन ओ ग्रेड की क्या होती है कि कुछ अच्छा होता है तब हम ओ ग्रेड बोलते हैं, लेकिन ये उल्टा हो गया। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है और ह्यूमर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ओके, तो आयरनी भी आई होप आपको समझ में आया हो। उसके अलावा सटायर की बात करते हैं। अब सटायर क्या होता है, देखिए, ये ह्यूमर यूज करता है, ये आयरनी, अब ये फिगर ऑफ स्पीच है, इसके अंदर भी कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस आ गए कि ये उन सब का मेल जोल है। सेटायर बेसिकली हम बोलते हैं कि हम किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब किस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो सोसाइटी के फ्लॉज हो सकते हैं, किसी इंडिविजुअल के फ्लॉज हो सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के फ्लॉज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर टेक्स्ट है, लिटरेरी टेक्स्ट है, वो डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन ऐसे डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है कि ये तो बेकार है, बेकार है, नहीं। अगर डायरेक्टली वो क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो सटायर नहीं है। अगर वो ह्यूमर यूज कर रहा है, अगर वो आयरनी यूज कर रहा है, अगर वो एग्जेजरेशन यूज कर रहा है, ठीक है, या फिर कुछ ज्यादा ही रिडिक्यूल यूज कर रहा है, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो सटायर है, अदरवाइज वो सटायर नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे जोनाथन स्विफ्ट की एक वो है, अ मॉडेस्ट प्रपोजल, उसका यहाँ पे एग्जाम्पल है। अब मॉडेस्ट प्रपोजल क्या था, वो एक सटायर था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट, अगर आपको ब्रिटेन के बारे में थोड़ा बहुत पता हो, तो ब्रिटेन ने क्या कर रखा है, ब्रिटेन जो है वो आयरिश पीपल को, आयरिश कल्चर को बहुत नेग्लेक्ट करती है। ठीक है, तो मॉडेस्ट प्रपोजल ने, मॉडेस्ट प्रपोजल में जोनाथन स्विफ्ट कहते हैं कि कैनिबलिज्म जो है वो इसका सॉल्यूशन है पॉवर्टी का। ठीक है, गरीबी अगर आपको हटानी है तो कैनिबलिज्म एक सही सॉल्यूशन है। अब कैनिबलिज्म क्या होता है, जैसे होते हैं ना कुछ लोग आदमखोर, जिन्हें हम बोलते हैं कि वो आदमियों को ही खा जाते हैं, तो वो होता है कैनिबलिज्म। तो वो कह रहा है कि कैनिबलिज्म ही सॉल्यूशन है पॉवर्टी का। अब वो एक क्या सटायर यूज कर रहा है, एग्जिजरेशन यूज कर रहा है यहाँ पे, कि इंसानों को खा जाओ, जो गरीब है उनको खा जाओ। ठीक है, ये एग्जिजरेशन हो गया, कुछ एक्सट्रीम हद पे जाके उसने बोल दिया कि ये करोगे तो ही एक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, वो कह रहा है कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो सिचुएशन खड़ी कर रखी है वो इतनी गंदी हो चुकी है कि लोग अगर एक दूसरे को खाएंगे तभी कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। तो इससे क्या है, लोगों के अंदर एक डीप इम्पैक्ट पड़ा कि अच्छा यार इतनी हद तक सिचुएशन खराब हो चुकी है। ठीक है, तो ये क्या है, हाईलाइट कर देता है एब्सर्डिटी ऑफ द सिचुएशन। एब्सर्डिटी का मतलब होता है कि शायद मैं गैस कर रहा हूँ, एब्सर्ड मतलब होता है कि कुछ ज्यादा ही वाहियात। ठीक है, तो वाहियात पने, ये जो सिचुएशन का वाहियात पना है उसको हाईलाइट करता है सेटायर। ठीक है, जो मॉडेस्ट प्रपोजल है। ठीक है, तो आई होप आपको सेटायर भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब उस सेंटेंस में आपको पता चल जाएगा ये तो इलॉजिकल है, ये तो गलत है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक डीपर ट्रूथ को रिवील कर रहा होगा।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक शब्द, एक फ्रेज लिखा हुआ है, लेस इज मोर, कम ही ज्यादा है। ऑब्वियसली आप इसको पढ़ के बोलोगे यार ये क्या लिखा हुआ है, कम ही ज्यादा है। मैथ का लॉजिक यहाँ पे काम नहीं कर रहा, ठीक है। बट हाँ, लिटरेचर का लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि लेस इज मोर में हमें थोड़ा कंटेक्स्ट समझना पड़ता है, थोड़ा डीपर थॉट्स हमें यहाँ पे एंगेज करता है ये, ठीक है। अब देखिए, लेस इज मोर का मतलब क्या है कि जितना सिंप्लिसिटी में तुम रहोगे उतना ग्रेटर इम्पैक्ट होगा तुम्हारा, उतना ही ग्रेटर ब्यूटी की तरफ तुम जाओगे, ठीक है। तो है ये एक डीपर ट्रूथ, लेकिन नॉर्मली पढ़ने में क्या लग रहा है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब अपने आप में ये गलत लग रहा है, इलॉजिकल लग रहा है। बट एक्चुअल में ये रिवील कर रहा है एक डीपर ट्रूथ को, ठीक है। तो आई होप पैराडॉक्स आपको समझ में आएगा। आप खुद सोचिए, जब आपको ये सारे फिगर ऑफ स्पीचेस आपको अगर आपके लिटरेरी टेक्स्ट में दिखेंगे तो वो काफी एंगेजिंग होता है, ठीक है। आपको एंगेज रखता है कि यार ये तो तगड़ी बात कह दी, आपको और ज्यादा समझ में आती हैं चीजें, ठीक है। एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आपको सोचने पे मजबूर कर देता है, ठीक है। तो ये फिगर ऑफ स्पीचेस सही में काफी फायदेमंद होते हैं अगर आप लिटरेरी टेक्स्ट में इन्हें पढ़ते हो, या खुद अगर आप कोई चीज लिख रहे हो और इनका यूज कर रहे हो तो काफी इंपैक्ट पड़ता है रीडर पे, ठीक है। अब बात करते हैं एंटाइथीसिस। अब एंटाइथीसिस क्या है कि ये एक फिगर ऑफ स्पीच है ऑब्वियसली, ठीक है। अब ये क्या है, दो अपोजिंग आइडिया को पैरेलल स्ट्रक्चर में लेकर चलता है, पैरेलली, ठीक है। वो कह रहा है, अब जैसे एग्जांपल से आप समझो, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, कि वो सबसे बेस्ट टाइम था मेरा, एंड इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, वो सबसे बढ़िया टाइम था मेरा और वो सबसे घटिया टाइम था मेरा, ठीक है। अब दोनों बातें कॉन्ट्रास्टिंग है लेकिन पैरेलल है, कि वही टाइम सबसे अच्छा भी था और सबसे बेकार भी था, वाहियात भी, ठीक है। अब ये क्या है, ये सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी को बता रहा है, कि सिचुएशन इतनी अजीब थी कि सब कुछ अच्छा भी लग रहा था और सब कुछ बेकार भी, ठीक है। तो ये भी एक अलग ही टाइप का विजुअलाइजेशन देता है हमें, ठीक है। तो ये भी काफी बेहतर होता है जब अगर आप लिटरेरी टेक्स्ट में से पढ़ते हो या खुद लिखते वक्त यूज करते हो। अब बात करते हैं एलिगरी की। एलिगरी क्या होता है कि देखिए, ये क्या है, किसी इवेंट को, किसी कैरेक्टर को इस तरीके से दिखाता है, ठीक है, कि मतलब देखिए, पहली बात तो यहाँ पे नरेटिव, नरेटिव वर्ड ध्यान रखना, नरेटिव मतलब नरेट किया जा रहा है, कोई कैरेक्टर के बारे में कोई चीज नरेट की जा रही है, किसी इवेंट के बारे में, ठीक है, या किसी भी सेटिंग के, मतलब किसी भी इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। और उसको एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को रिप्रेजेंट करने में यूज किया जा रहा है, ठीक है। दोबारा समझाता हूं, एक नरेटिव है, ठीक है, जिसमें कैरेक्टर्स, इवेंट्स और सेटिंग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को या कंसेप्ट को बताने में। फॉर एग्जाम्पल, आप रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में कितना जानते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। बट मान लेता हूं कि आपको रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में नहीं पता, वो आपके लिए एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ठीक है। लेकिन फिर मैं आपको एक एनिमल फार्म, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में भी वही चीज है तो एग्जाम्पल को भी एलोबरेट कर रहा हूँ साथ के साथ। एक एनिमल फार्म है, ठीक है, उसमें अलग अलग एनिमल्स हैं, ठीक है। अब जो कैरेक्टर्स, मान लो मैं डायरेक्ट बोल दूं स्टेलिन ऐसा था, ठीक है, या लेनिन ऐसा था, ठीक है, उन्होंने ये करा, उन्होंने ये करा, ठीक है, आपको इतना क्लियर समझ नहीं आएगा, वो एब्स्ट्रैक्ट है आपके लिए। अब उस एब्स्ट्रैक्ट को मैं ऐसे बोल दूं, एक काऊ थी, ठीक है, एक गोट थी, ठीक है, या एक बफेलो, ठीक है, इनके बारे में आपको बताने लगूं, तो आप धीरे धीरे, हाँ, काऊ बफेलो ठीक है, आपको इनके बारे में पता है, तो चीजें आपको रिलेटेबल लगेंगी। लेकिन उन एनिमल फार्म्स, उन कैरेक्टर से, उस सेटिंग से, उस एनिमल फार्म की उस सेटिंग से मैं आपको एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया एलिगरी। इसको आप पर्सोनिफिकेशन नहीं कह सकते कि भाई एक बफेलो को उससे कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता किससे कंपेयर किया जा रहा है, हो सकता है वो स्टोरी के एंड में बताए, ठीक है, या हो सकता है ना ही बताए, ठीक है। तो ये क्या है, ये पर्सोनिफिकेशन है, सॉरी, पर्सोनिफिकेशन नहीं है, ये एलिगरी है, जहां पे हम किसी चीज का इस्तेमाल, किसी कैरेक्टर का, इवेंट का, हम किसी ऐसे से कर रहे हैं जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है या एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, ठीक है। हो सकता है
कम्युनिज्म इससे समझाई जाए, सोशलिज्म समझाई जाए, लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आपको एनिमल फार्म या कोई भी ये तो एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल का वो था, ठीक है, कंट्रीब्यूशन, लेकिन इसके अलावा भी यूज किया जा सकता है ना। अब हम बात करते हैं सिंबल की। तो सिंबल क्या है? सिंबल एक फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें क्या है, हम किसी भी कंसेप्ट को किसी सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने बहुत बार देखा होगा, एक डव, एक चिड़िया है, ठीक है, उसका नाम डव, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट डव जो है वो पीस को सिंबलाइज करती है, ठीक है। तो कई बार फिगर ऑफ इस स्पीच का इस तरीके से यूज किया जाता है कि हम एग्जैक्ट पीस ना बोलकर डव वगैरह का यूज करते हैं, स्पेशली इन पोएम, ठीक है, क्योंकि पोएम में क्या है, हमें कम में ज्यादा समझाना होता है, ठीक है। तो हम इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग अबाउट पीस हम डव को का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से और भी सिंबल्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे हैमर को शायद लेबर से आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, या ऐसे कुछ सिंबल्स यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंबल्स हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं इमेजरी। ये वर्ड पहले भी आ चुका है कि विविड इमेजरी प्रोवाइड करता है, पर्सोनिफिकेशन हो गया या ये सब हो गया, तो ये विविड इमेजरी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इमेजरी क्या है? इमेजरी क्या है? डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज को यूज करता है। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज क्या? कि थोड़ा डिस्क्रिप्शन में आपको बताएगा। अब वो डिस्क्रिप्शन किस चीज का दे सकता है? वो सेंसेस का दे सकता है, ठीक है, कि साइट, साउंड, टच, टेस्ट, ये सब क्या है? सेंसेस हैं, ठीक है। तो इनके थ्रू डिस्क्रिप्शन दे रहा है वो किसी भी सेटिंग का, किसी भी इन्वायरमेंट का, ताकि रीडर को एक एक्सपीरियंस मिले जिससे वो ज्यादा एंगेज्ड रहे टेक्स्ट के साथ, ठीक है। सो आई होप आपको इमेजरी भी समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। द अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड फिल्ड द एयर, इट्स वार्म क्रस्टी टेक्सचर इनवाइटिंग, ठीक है। तो हमने अरोमा के बारे में बता दिया। अब जो रीडर है वो अरोमा को थोड़ा सा फील करने लगेगा, वो भी फ्रेशली बेक्ड ब्रेड को। अब जैसे मान लो, अगर हम कहानी में बता रहे हैं कि हैरी पॉटर एंटर्ड इनटू अ रूम, ठीक है, फिर उस रूम का डिस्क्रिप्शन देते हुए वो बोल रहा है द अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड, ठीक है, फिल्ड द एयर। तो अब वो हैरी पॉटर के साथ साथ उस रूम में एंटर कर रहा है, ठीक है, वो उस कैरेक्टर में अपने आप को फील कर पा रहा है, एक्सपीरियंस कर पा रहा है उस सेटिंग में, ठीक है। तो इमेजरी क्या है? डिस्क्रिप्शन देती है किसी भी चीज का, इवेंट का या सेटिंग, ठीक है। सो आई होप आपको ये फिगर्स ऑफ स्पीचेस जितने इसमें बताए गए हैं समझ में आए होंगे। एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा। और ये जो नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का, आप जाइए, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।